क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा छोटा देश है जहां लगभग हर चौथा व्यक्ति करोड़पति है? न वहां हीरे की खान है, न कोई विशाल उद्योग, लेकिन फिर भी ये देश इतना अमीर है कि पूरी दुनिया इसके आर्थिक मॉडल की तारीफ करती है। इस देश का नाम है नॉर्वे। एक ऐसा देश जिसने तेल और नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने का जरिया नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाया। जहां बाकी देशों ने अपने ऑयल वेल्थ को करप्शन और पॉलिटिक्स में गंवाया, वहीं नॉर्वे ने उसे अपने नागरिकों के फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया। और यही कारण है कि जब मिडिल ईस्ट के देश तेल के बावजूद गिर रहे हैं, जब अमेरिका अपनी डेट सीलिंग क्राइसिस से परेशान है और यूरोप एनर्जी शॉर्टेज से लड़ रहा है, तब नॉर्वे हर साल और मजबूत हो रहा है। नॉर्वे, जो उत्तरी यूरोप में स्थित है और स्वीडन, फिनलैंड व अब रूस से सीमाएं साझा करता है। आज का नॉर्वे भले ही लग्जरी, पीस और हैप्पीनेस का सिंबल बन चुका है, लेकिन 18वीं सदी में यह यूरोप के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। उस समय न यहां इंडस्ट्रीज थीं, न एडवांस्ड फार्मिंग सिस्टम, बस ठंड, बर्फ और जमीन जो साल के 6 महीने तक जमी रहती थी। लोगों के पास खाने तक को नहीं था और सर्वाइवल इतना मुश्किल था कि हजारों नॉर्वेजियन बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका माइग्रेट कर गए। लेकिन नॉर्वे ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली कि कोई भी देश सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि एजुकेशन, डिसिप्लिन और सिस्टम से उठता है। 19वीं सदी में इस देश ने अपना पूरा ध्यान सी ट्रेड पर लगाया। उन्होंने लकड़ी, मछली और खनिजों का एक्सपोर्ट शुरू किया और धीरे धीरे यूरोप और एशिया के बीच एक मजबूत पहचान बना ली। 1900 तक नॉर्वे के जहाज नॉर्थ सी के करीब 30% ट्रेड को कंट्रोल करने लगे। एक छोटे से देश के लिए यह किसी इकोनॉमिक मिरेकल से कम नहीं था। नॉर्वे ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने उसकी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यहां पावर किसी एक व्यक्ति या परिवार के हाथ में नहीं रहेगी। देश ने अपनाया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां हर फैसला पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ लिया जाता है। यही मॉडल आगे चलकर अमेरिका और यूरोप के कई देशों के लिए इंस्पिरेशन बना। लेकिन फर्क यह था कि नॉर्वे ने डेमोक्रेसी को सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। 20वीं सदी की शुरुआत में नॉर्वे को एहसास हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन उस समय ज्यादातर हाइड्रो पावर कंपनियां फॉरेन इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में थीं। नॉर्वे की सरकार ने एक बोल्ड और विजनरी स्टेप लिया। 1940 में उन्होंने नेशनल ओनरशिप लॉ पास किया, जिसके तहत हर नेचुरल रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्वेजियन नागरिकों की संपत्ति मानी जाएगी। यह वो पल था जिसने नॉर्वे को डिपेंडेंसी से निकालकर सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर डाल दिया। यह वो कदम था जिसने नॉर्वे को फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन यानी बाहरी शोषण से बचा लिया। उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस अपनी कॉलोनीज से रिसोर्सेज लूट रहे थे, लेकिन नॉर्वे ने उल्टा रास्ता चुना, अपने रिसोर्सेज पर खुद का कंट्रोल रखा। 1945 से 1970 के बीच, जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर में उलझी हुई थी, नॉर्वे ने चुपचाप अपने फाउंडेशन को मजबूत किया। नई सड़कें, रेल नेटवर्क, पोर्ट्स और स्कूल बनाए गए। टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा था, लेकिन भ्रष्टाचार लगभग शून्य था। हर टैक्स का पैसा लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया। 1960 तक नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट लगभग खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ अमेरिका वियतनाम वॉर से दबाव में था और ब्रिटेन अपने इंडस्ट्रियल डिक्लाइन से जूझ रहा था। नॉर्वे ने वही किया जो स्मार्ट नेशंस करते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दिया। 1959 में नेदरलैंड्स में गैस मिलने के बाद साइंटिस्ट्स ने अनुमान लगाया कि नॉर्थ सी के नीचे भी ऑयल हो सकता है। 1966 में फिलिप्स पेट्रोलियम ने ड्रिलिंग शुरू की। 2 साल तक कुछ नहीं मिला। लोगों ने इसे वेस्ट ऑफ मनी कहा, लेकिन 1969 में सब बदल गया। एकोफिस्क फील्ड की खोज ने नॉर्वे को ओवरनाइट एनर्जी सुपर पावर बना दिया। ऑयल से पैसा बरसने लगा, जॉब्स बढ़ी और एक्सपोर्ट आसमान छूने लगा। लेकिन नॉर्वे के नेताओं, खासकर ग्रो हार्लम ब्रुंटलैंड और बाद में जेंस स्टोल्टनबर्ग को पता था कि ये तेल का पैसा देश को बना भी सकता है या तबाह भी कर सकता है। लीबिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला
जैसे देशों ने तेल से अरबों डॉलर कमाए, लेकिन करप्शन और खराब गवर्नेंस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नॉर्वे ने वही गलती नहीं दोहराई। उन्होंने तेल की कमाई को बजट का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उसे देश के भविष्य की इन्वेस्टमेंट का टूल बना दिया। हर ऑयल रेवेन्यू को एक अलग नेशनल फंड में रखा गया, जिसे आज गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के नाम से जाना जाता है। 1990 में बना ये फंड आज 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। इसका कंट्रोल किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं, बल्कि प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट्स और पब्लिक बोर्ड के पास है। यानी कोई भी सरकार इस पैसे का मिसयूज नहीं कर सकती। आज जब अमेरिका और यूरोप में रिटायरमेंट क्राइसिस बढ़ रही है, तब नॉर्वे अपने हर नागरिक को लाइफ टाइम पेंशन गारंटी देता है। तेल के अलावा नॉर्वे ने माइनिंग, फॉरेस्ट्री, शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक स्टार्टअप्स जैसे सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से देश की इकोनॉमी कभी सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट नहीं रही। आज नॉर्वे के जीडीपी का सिर्फ 20% हिस्सा ऑयल से आता है। बाकी की इकोनॉमी नॉलेज, इनोवेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर टिकी है, और यही इसे दुनिया के सबसे स्टेबल और रिच देशों में बनाता है। इसी दौरान यूरोप में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और अमेरिका अपने फेडरल रिजर्व की लगातार बढ़ती ब्याज दरों से परेशान था। लेकिन नॉर्वे ने बिना घबराए शांति से अपने आर्थिक सरप्लस को बढ़ाते रहना जारी रखा। 2025 में जब यूएसए और यूरोप एनर्जी इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है और आईएमएफ लगातार चेतावनी दे रहा है कि आने वाला दशक ग्लोबल स्लोडाउन का हो सकता है। तब भी नॉर्वे अपने नागरिकों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे रहा है। आज नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम $80,000 से भी ज्यादा है। यह करप्शन इंडेक्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है और हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा पहले 3 में रहता है। दूसरी तरफ अमेरिका में मिडिल क्लास अपनी जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रही है। फ्रांस लगातार प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है और ब्रिटेन की इकोनॉमी एक गहरे ठहराव में फंसी हुई है। यही फर्क है एक सिस्टम ड्रिवन नेशन और एक पॉलिटिक्स ड्रिवन नेशन के बीच। जहां एक देश लॉन्ग टर्म विजन से बढ़ता है, वहीं दूसरा हर 5 साल में नई डायरेक्शन ढूंढने में ही उलझा रहता है। नॉर्वे अब सिर्फ एक अमीर देश नहीं, बल्कि दुनिया की एनर्जी डिप्लोमेसी का नया केंद्र बन चुका है। यूक्रेन वॉर के बाद जब यूरोप ने रशियन गैस पर प्रतिबंध लगाया, तब पूरे कॉन्टिनेंट को एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए नॉर्वे ने अपनी गैस और ऑयल सप्लाई बढ़ा दी। उसी समय यूरोपीय नेताओं ने कहा था, नॉर्वे इज द न्यू एनर्जी हार्ट ऑफ यूरोप। आज नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग खुद नॉर्वे से हैं, जो यह साबित करता है कि इस छोटे से देश का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। नॉर्वे ने दुनिया को दिखा दिया कि किसी देश की असली ताकत उसके तेल या जमीन में नहीं, बल्कि उसके सिस्टम, ईमानदारी और लॉन्ग टर्म विजन में होती है। जहां बाकी देशों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कर्ज बना लिया, वहीं नॉर्वे ने उसे ब्लेसिंग में बदल दिया। आज अगर इंडिया, इंडोनेशिया या ब्राजील जैसे देशों को सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो उन्हें नॉर्वे से सीखना होगा। कैसे एक छोटा देश बिना युद्ध, बिना एक्सप्लॉयटेशन, सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रेटजी के दम पर ग्लोबल पावर बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाकी दुनिया नॉर्वे के इस मॉडल को अपनाएगी या फिर वही गलती दोहराएगी जो ऑयल रिच देशों ने अपने इतिहास में की?